नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो बात की थी, शुरुआत की थी, वो टॉपिक था कि कार्ल मार्क्स का इतिहास का सिद्धांत। इसको इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या भी कहते हैं। इसको ऐतिहासिक द्वंद्ववाद भी कहते हैं और इसको कार्ल मार्क्स का इतिहास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमने देखा कि कार्ल मार्क्स किस तरह अपने समय के पूंजीवादी समाज से बहुत दुखी थे। उसमें उन्होंने देखा कि दो वर्ग हैं, जो एक वर्ग पूंजीपतियों का, दूसरा वर्ग श्रमिकों का, सर्वहारा वर्ग उन्होंने उसका नाम दिया कि वो सब कुछ हारा हुआ है, इसलिए सर्वहारा। तो उन्होंने देखा कि पूंजीपतियों का जो वर्ग है वो उनका शोषण करता है, सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, मजदूरों का शोषण करता है और उन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष चलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कार्ल मार्क्स द्वारा समाज को देखने की या सोचने की या समझने की या व्याख्या करने की जो दृष्टि है, जो उस उपागम है, उसको परिप्रेक्ष्य है, उसको हम संघर्षवादी उपागम बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने समाज को एक संघर्ष के रूप में देखा। और आपको फर्स्ट ईयर में याद होगा कि कार्ल मार्क्स, जब हमने समाज के बारे में अध्ययन किया तो हमने मैकाइवर और पेज के बारे में पढ़ा था। तो मैकाइवर और पेज समाज को सहयोग के रूप में देखते हैं और वो लिखते हैं कि सोसाइटी इज़ ए कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कन्फ्लिक्ट, यानी सहयोग से सोसाइटी बनती है, लेकिन इसके बीच में संघर्ष भी होता है। तो कार्ल मार्क्स ने अपने संघर्षवादी दृष्टिकोण से देखा तो उनको लगा कि समाज में दो वर्ग हैं और दो वर्गों में संघर्ष चलता है। पूंजीपति वर्ग अपना हित पूरा करना चाहता है और सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो अपना हित पूरा करना चाहता है और इसके परिणाम स्वरूप दोनों में टकराहट होती है, संघर्ष होता है। तो कार्ल मार्क्स ने जब समाज के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है कि ये पूंजीवाद क्यों आया, पूंजीवाद में ऐसा हो रहा है, तो उससे पहले क्या था। तो उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि सामंतवादी समाज था, फ्यूडल सोसाइटी थी पूंजीवादी समाज से पहले। फिर उन्होंने सामंतवादी समाज से पहले और अध्ययन किया इतिहास का, तो उन्होंने देखा कि सामंतवादी समाज से पहले गुलाम समाज था, स्लेवरी थी, यानी गुलामी प्रथा थी। और फिर उन्होंने देखा कि आखिर गुलामी से पहले क्या था। तो उन्होंने देखा कि एक स्थिति ऐसी थी, उस स्थिति में कोई वर्ग नहीं थे, क्योंकि मनुष्य बहुत प्राचीन काल में छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहता था और उसका पूरा समय अपने भोजन और अपनी सुरक्षा में व्यतीत हो जाता था। उसके पास कोई चीज़ अतिरिक्त नहीं होती थी, एक्स्ट्रा नहीं होती थी रखने के लिए। और उस वक्त कोई वर्ग नहीं था। वर्ग का मतलब कोई पद सोपान नहीं था कि एक वर्ग ऊंचा हो और एक वर्ग समाज में नीचा हो। इसको पद सोपान या पदानुक्रम बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। एक के ऊपर एक ऊंचा, फिर दूसरा ऊंचा, फिर ऐसा ऊंचा। जैसे कि भारत में हम देखते हैं, भारत की सामाजिक व्यवस्था को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था से भारत की सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। ब्राह्मण वर्ग सर्वोच्च वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग उसके बाद में नीचा, फिर शूद्र और आखिर में वैश्य। और वैश्य वर्ग के भी बाद में कुछ ऐसे जिनको अंत्यज कहते हैं, जो समाजवादी भारतीय सामाजिक हिंदू व्यवस्था के अंदर आते ही नहीं हैं।
तो इस तरह उन्होंने 5 अपने जो वर्ण हैं, वैसे ही हर समाज में वर्ण पाए जाते हैं, हर समाज में वर्ग पाए जाते हैं, क्योंकि कोई समाज ऐसा नहीं जिसमें सभी लोग बराबर हों। समानता का आधारित ऐसा कोई समाज नहीं। तो कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि हम ऐसा काम करें जिससे समानता पर आधारित इगेलिटेरियन सोसाइटी, समतावादी समाज की स्थापना हमें करनी है। तो उन्होंने जब अध्ययन किया इतिहास का, तो उन्होंने ये देखा कि एक स्थिति ऐसी थी जहाँ मनुष्य समान थे, कोई वर्ग नहीं था, और जब वर्ग नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी, पदानुक्रम नहीं, सामाजिक पदानुक्रम नहीं था व्यक्तियों के बीच में, तो वहाँ पर संघर्ष नहीं था। तो उस स्थिति का नाम उन्होंने इतिहास की जब वो अपनी भौतिकवादी, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या की, तो ऐसे युग का नाम उन्होंने रखा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी आदिम साम्यवाद। तो उन्होंने कहा कि समाज का जब इतिहास प्रारंभ हुआ तो पहला युग है वो आदिम साम्यवाद का है। हमें आदिम साम्यवाद से क्या मतलब है? आदिम साम्यवाद से ये मतलब है कि कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि एक ऐसा युग था इतिहास में जब मानव जाति के पास उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं था, केवल जीविकोपार्जन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी अपना जीवन पालना है, उसके पास अतिरिक्त उत्पादन नहीं था, देने के लिए नहीं था, रखने के लिए नहीं था। और ये समाज का जब निर्माण हुआ, सभ्यता का निर्माण हुआ, तो प्रारंभिक अवस्था थी, और उस अवस्था में चूंकि कोई वर्ग नहीं थे, तो कोई वर्ग संघर्ष भी नहीं था। और कार्ल मार्क्स ने और उसके साथ ही अन्य विद्वानों ने, जिनमें से फ्रेडरिक एंजल्स महत्वपूर्ण है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये स्थिति उस वक्त थी जब समाज के सभी संसाधनों पर समाज का सामूहिक मालिकाना हक था, सामूहिक अधिकार था सभी संसाधनों पर जो प्रकृति द्वारा दिए गए थे। और जब सामूहिक अधिकार था तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। और जब निजी संपत्ति नहीं थी तो संपत्ति का कोई विचार ही नहीं था, संपत्ति नाम की अवधारणा ही नहीं थी उस समाज में। सारी समस्याएं कहाँ से शुरू होती है? मेरा से समस्याएं शुरू होती है। संघर्ष कहाँ शुरू होता है? संघर्ष इसलिए शुरू होता है कि संसाधन कम होते हैं, लेने वाले ज़्यादा होते हैं। अब संसाधन थे, उन पर सबका सामूहिक अधिकार था, तो किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं थी, इसलिए संघर्ष का कोई प्रश्न नहीं था। तो ये वो अवस्था थी जहाँ परिवार भी नहीं थे, न परिवार थे, न अतिरिक्त उत्पादन था, न ही निजी संपत्ति थी, और न ही राज्य की कोई अवधारणा थी, यानी राज्य नाम की चीज़ कोई अस्तित्व में आई नहीं थी। और जिस तरह लोग, आदिवासी लोग समूहों में वर्तमान में भी कई हिस्सों में रहते हैं जहाँ वो लोग नहीं जानते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो तो वन्य उपज पर और उद्योग पर आधारित होते हैं। इस तरह के कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। और कार्ल मार्क्स ने जो ये विचार लिया था, ये विचार हेनरी मॉर्गन की एक किताब है एंशिएंट सोसाइटी, उससे लिया था। और कार्ल मार्क्स ने उनके विचारों को लेकर इस अवस्था के बारे में चर्चा की थी, अवधारणा दी थी कि ये आदिम साम्यवाद की एक ऐसी स्थिति थी जहाँ कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, यानी क्लासलेस, वर्गहीन समाज था, सभी लोग बड़े खुश थे। और ऐसा कार्ल मार्क्स ने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, कार्ल मार्क्स ये दिखाना चाहते थे कि पूंजीवादी युग में जो संघर्ष हो रहा है, और संपत्ति के लिए और श्रम के लिए और शोषण हो रहा है, निजी संपत्ति के लिए और लाभ के लिए व्यापार हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ये निजी संपत्ति समाज में प्राकृतिक रूप से आई हुई नहीं है, ये तो बहुत आगे बाद में बनी थी। पहले तो आदिम साम्यवाद था। वो ये दिखाना चाहते थे कि संपत्ति या प्रॉपर्टी न तो आवश्यक है और न ही ये कोई ज़रूरी है, न तो आवश्यक है और न ही ये प्राकृतिक है,
इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो मनुष्य ने बनाई है। जैसे ही मनुष्य समूह में रहने लगे, अपना पराया होने लगा, परिवार नाम की चीज़ आई, समूह बनने लगे, संपत्ति का अस्तित्व में आई और तभी राज्य भी अस्तित्व में आया। इसलिए इनकी एक अलग किसी किताब है, मैंने जो शायद पहले भी चर्चा की होगी, ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट, जो उन्होंने उसके संबंध में लिखी थी, जो फ्रेडरिक एंजल्स के साथ में लिखी थी। तो कार्ल मार्क्स ने पहली अवस्था बताई कि आदिम साम्यवादी युग था और उसमें कोई वर्ग नहीं थे, इसलिए कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, क्योंकि कार्ल मार्क्स चिंतित वर्ग संघर्ष के बारे में थे जो कि पूंजीवादी समाज में हो रहा था। तो पहली अवस्था उन्होंने बताई, उसका नाम था आदिम साम्यवाद, और वो हेनरी मॉर्गन से प्रभावित थे, हेनरी मॉर्गन की किताबों से प्रभावित थे, और ये उन्होंने बताने की कोशिश की थी संपत्ति एक कृत्रिम चीज़ है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है, प्राकृतिक नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, इसके बिना भी समाज रह सकता है। ओके, आज इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।